दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कनमणि गुरुकुल और व्योमिका आदेश मैंने दिया था। एक आवाज प्रखर सहित वहां पर मौजूद बाकी सभी योद्धाओं को सुनाई पड़ी। सभी का ध्यान एक साथ उत्तर दिशा में गया। वहां पर एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी कठोरता, आंखों में गंभीरता और दोनों हाथ पीछे। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वह एक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति था। प्रणाम प्रदेश प्रमुख। उस व्यक्ति को देखते ही एल्डर उद्धव 2 कदम आगे बढ़े और उन्हें प्रणाम किया। आसमान में खड़ा यह मध्य अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख उदय सिंह थे। प्रणाम प्रदेश प्रमुख। मेहुल ने भी प्रदेश प्रमुख को प्रणाम किया। सिर्फ आकर्ष और प्रखर ही ऐसे थे जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जब प्रखर ने देखा कि आकर्ष ने प्रणाम नहीं किया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। नादान लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने प्रदेश प्रमुख का अपमान किया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि प्रदेश प्रमुख को देखते ही प्रणाम करना होता है, प्रखर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उसको गुस्से में देख आकर्ष ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, प्रणाम तो आपने भी नहीं किया, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपने भी प्रदेश प्रमुख का अपमान किया है? तुम अपनी बराबरी मुझसे कर रहे हो, प्रखर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए कहा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं इस प्रदेश के लिए योगदान दे रहा था। खुद प्रदेश प्रमुख ने मुझे यह सम्मान दिया है कि मुझे उन्हें कभी भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसा योद्धा क्या समझे कि प्रदेश की तरफ से सम्मान मिलना क्या होता है। वैसे तो इस प्रकार वो अपनी बड़ाई कर रहा था, मगर इस दौरान भी उसके शब्दों में गुस्से का भाव साफ झलक रहा था। मुझे समझना भी नहीं है कि प्रदेश की तरफ से सम्मान मिलना क्या होता है। मैं इतना जानता हूं कि किस जगह पर कैसे बर्ताव करना होता है। हो सकता है आपको सम्मान मिला हो, लेकिन कहां पर कैसे बर्ताव करना है यह आपको नहीं आता। पहले वो सीखिए, आकर्ष ने कहा। स्वाभाविक तौर पर वह प्रखर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल प्रखर उसे निशाना बनाएगा, तो वह अभी से प्रखर को गुस्सा दिलाकर प्रहार करने के लिए मजबूर कर देना चाहता था, ताकि अभी ही लड़ाई खत्म कर दे। उसकी यह चाल काम कर गई। उसके शब्दों में प्रखर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। आवेग में आकर उसने अपनी ऊर्जा के साथ आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। आकर्ष ने भी अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और जवाबी प्रहार करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। लेकिन जैसे ही वह प्रहार करने वाला था, एक और व्यक्ति बीच में आ गया और उसने प्रखर को रोक लिया। शायद आपने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा। मैंने कहा कि आदेश मैंने दिया था। आकर्ष को बचाया भी मैंने था। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? प्रदेश प्रमुख उदय सिंह ने गंभीर स्वर में प्रखर से सवाल किया। प्रदेश प्रमुख का यह सवाल सुनकर प्रखर कुछ देर के लिए प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। दरअसल बीते कुछ वर्षों में प्रदेश प्रमुख ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। उसने बड़ी से बड़ी गलती कर दी हो तो भी प्रदेश प्रमुख ने उसे कुछ भी नहीं पूछा था। लेकिन आज एक सामान्य योद्धा के लिए प्रदेश प्रमुख बीच में आ गए थे और उन्हें रोकने की कोशिश की थी। न सिर्फ इतना बल्कि उनसे सवाल भी कर रहे थे। यह थोड़ा अजीब था। प्रदेश प्रमुख, आपने आकर्ष को बचाया। आपने ही एल्डर उद्धव को आदेश दिया कि वह दोष अपने सिर ले। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? प्रखर ने अब मामले को गंभीरता से लेते हुए वापस प्रदेश प्रमुख से सवाल किया। इस पर प्रदेश प्रमुख ने साफ साफ बता दिया कि उन्होंने आकर्ष को क्यों बचाया था। दरअसल जब आकर्ष साधना में था, उस समय प्रदेश प्रमुख बाकी के 15 प्रदेशों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे।
वह यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रत्येक प्रदेश की तरफ से कौन कौन से शक्तिशाली योद्धा आने वाले हैं। सब कुछ उनकी उम्मीद के बाहर था। अभी तक उन्हें लग रहा था कि मेहुल एक अच्छा स्थान हासिल कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने बाकी योद्धाओं के बारे में पढ़ा तब उन्हें समझ में आया कि सभी 16 प्रदेशों से 400 से 500 के लगभग योद्धा भाग लेने वाले थे और प्रत्येक योद्धा ज्योतिर्बीज मंडल का योद्धा होने वाला था। इनमें से 5 से 6 योद्धा ऐसे थे जो एक ही प्रहार में मेहुल को हरा सकते थे, और बाकी योद्धा ऐसे थे जिनके साथ अगर मेहुल मुकाबला करें तो भी उसका जितना संभव नहीं था। मेहुल की ताकत के साथ वो शीर्ष 20 स्थान में से कोई एक स्थान हासिल कर सकता था, लेकिन शीर्ष 10 स्थानों में जगह बना पाना उसके लिए संभव नहीं था। प्रदेश प्रमुख को किसी भी कीमत पर ऊर्जा मंत्र गोली चाहिए थी। अब सिर्फ आकर्ष ही था जो उनकी आखिरी उम्मीद था। उन्होंने इस बारे में प्रखर को सब बता दिया। प्रखर तो यह सुनकर ही हैरान हो गया था कि सभी 16 प्रदेशों से 30-30 योद्धा भाग लेने वाले हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके खुद के बेटे की स्थिति क्या होने वाली है तो हताशा उनकी आंखों में भी साफ नजर आने लगी थी। सच्चाई तो यह थी कि उन्हें खुद भी ऊर्जा मंत्र गोली की बहुत जरूरत थी। बीते कई दशकों से उनका ऊर्जा स्तर मंत्र मंडल के पहले स्तर में फंसा हुआ था। मंत्र मंडल रक्त आरंभ मंडल और ज्योतिर्बीज मंडल के जैसा नहीं था। इसमें 7 स्तर नहीं थे बल्कि 5 ही स्तर थे। पर इसका मतलब यह नहीं था कि इनको पार करना आसान था। उल्टा इनको पार करना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। खुद प्रखर कई दशकों से सिर्फ एक ही स्तर में फंसे हुए थे। उनके लिए अगले स्तर में प्रवेश कर पाना संभव नहीं था। सिर्फ यह ऊर्जा मंत्र गोली ही थी जो उनकी मदद कर सकते थे। ऐसे में जब उन्होंने प्रदेश प्रमुख से सुना कि सिर्फ आकर्ष ही इकलौता ऐसा योद्धा है जो उनके प्रदेश की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और शीर्ष 3 स्थानों में से कोई एक स्थान हासिल करके उनके लिए ऊर्जा मंत्र गोली लेकर आ सकता है, तो प्रखर की आंखों में आकर्ष के प्रति जितनी भी नफरत थी वह एक ही पल में गायब हो गई। उनके भाव ऐसे बदल चुके थे जैसे आकर्ष उनका सालों पुराना दुश्मन नहीं बल्कि हजारों सालों पुराना दोस्त था। वरिष्ठ एल्डर, मैं जानता हूं कि आकर्ष ने आपके बेटे के साथ गलत किया, लेकिन आपको भी पता है कि मंत्र मंडल की दीवारें कितनी मजबूत है। अगर आप आकर्ष और आपके बीच की इस दुश्मनी को भूलने के लिए तैयार है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आकर्ष दूसरा स्थान भी हासिल करता है और हमें 2 गोलियां प्राप्त होती है तो उसमें से एक ऊर्जा मंत्र गोली मैं आपको दूंगा। मैंने आधे साल पहले आकर्ष को इसीलिए बचाया था। ऐसा अवसर हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास अगले स्तर में प्रवेश करने का मौका है, इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला कीजिएगा। प्रदेश प्रमुख ने प्रखर को समझाने की कोशिश की। इसमें सोचने समझने की क्या जरूरत है प्रदेश प्रमुख? निश्चित रूप से हम बेहतर भविष्य के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। अगर बैठे बिठाए ऊर्जा मंत्र गोली मिल रही है तो दुश्मनी को जन्म देने का क्या मतलब? मैं अपनी दुश्मनी भूलने के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं तो खुद आकर्ष की मदद करने के लिए भी तैयार हूं, प्रखर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। इसके बाद उसने आकर्ष की तरफ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद भी मांग सकते हो। और हाँ, यह रखो, यह आत्मशुद्धि गोलियां हैं। इनके साथ तुम और तेजी से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा पाओगे। तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे निराश मत करना। यह कहते हुए प्रखर ने अपनी जादुई अंगूठी में से 2 कांच की शीशियां निकाली और आकर्ष की तरफ उछाल दी। प्रखर के इस भाव परिवर्तन को देखकर एक बार के लिए तो आकर्ष भी दंग रह गया, लेकिन उसने उन गोलियों की शीशियों को लेने में कोई भी संकोच नहीं किया। उसे अपने ऊर्जा स्तर को तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी और उसमें यह गोलियां महत्वपूर्ण योगदान देने वाली थी। फिर वह संकोच क्यों करता? वैसे इससे आकर्ष को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि प्रखर एक स्वार्थी इंसान है।
स्वार्थी आकर्ष भी था और हर कोई होता है, लेकिन सभी की एक सीमा होती है। परंतु प्रखर की कोई सीमा नहीं थी। अगर उसे कभी किसी दूसरे प्रदेश की तरफ से इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता तो पूरी संभावना थी कि प्रखर अपने खुद के प्रदेश को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता। एक प्रकार से कहे तो वह किसी का भी सगा नहीं था। मेहुल यह सब कुछ देख रहा था। मन ही मन वो आकर्ष से नफरत कर रहा था। लेकिन क्या किया जा सकता था? वह जानता था कि यहाँ पर अगर उसने मुंह भी खोला तो उसके पिता उसे सजा देंगे। तो वह चुप ही रहा। आकर्ष को वह गोलियां देने के बाद प्रखर अपने बेटे को लेकर वहां से गायब हो गया। अब वहां पर सिर्फ एल्डर उद्धव, आकर्ष और प्रदेश प्रमुख बच गए थे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की थी। इसमें मेरा खुद का स्वार्थ भी छुपा था। तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। बस तुम ही हो जिस पर मैं इतना भरोसा दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है इस प्रकार के मुकाबले में भाग लेने की, और मुझे उस ऊर्जा मंत्र गोली की बहुत जरूरत है। चिंता मत करो। तुम जो मदद कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कीमत मिलेगी। मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो, प्रदेश प्रमुख ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा और एक और गोलियों की शीशी आकर्ष को दे दी। यह गोलियां थोड़ी विशेष है। वरिष्ठ एल्डर ने तुम्हें जो गोलियां दी थी वह तुम्हारी आत्मशुद्धि के लिए है, लेकिन यह गोलियां तुम्हारे रक्त को तीव्र और साफ करेगी, जिसका सीधा असर तुम्हारे ऊर्जा स्तर पर पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यह उन आत्मशुद्धि गोलियों के साथ किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं दिखाएगी। तो तुम दोनों का सेवन एक साथ कर सकते हो। इन गोलियों को रक्त चक्रिका गोलियां कहा जाता है, जो रक्त के चक्र का ध्यान रखती है। प्रदेश प्रमुख ने गोली, उसके नाम और उसके असर को समझाया। धन्यवाद प्रदेश प्रमुख, आकर्ष ने आभार प्रकट करते हुए जवाब दिया। गोलियां तो उसे वरिष्ठ एल्डर प्रखर की तरफ से भी मिली थी, लेकिन जो गोलियां प्रदेश प्रमुख ने दी थी उनकी कीमत ज्यादा थी। ऊपर से उसे प्रदेश प्रमुख का स्वभाव भी बहुत पसंद आया था। ऐसा नहीं था कि स्वार्थ के लिए वह अपना पक्ष बदल दे रहे थे, बल्कि जहां पर वह लालच कर रहे थे वहां पर वह उसको स्वीकार भी कर रहे थे। ऐसा कहा जा सकता था कि प्रदेश प्रमुख अपने खुद के स्वभाव को लेकर पूरे ईमानदार थे, जो यह बताने के लिए पर्याप्त था कि आकर्ष उनके ऊपर विश्वास कर सकता है। मुकाबला बहुत कड़ा होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ स्थान ही हासिल करो, पर कम से कम दूसरा स्थान हासिल करने की कोशिश करना। अभी तुम्हारे पास 2.5 साल का समय है। इतने समय में तुम हमारे संसाधनों के साथ काफी तेजी से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हमसे मदद मांग लेना। बस निराश मत करना, प्रदेश प्रमुख ने आकर्ष से कहा। चिंता नहीं करें। अपनी तरफ से मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, आकर्ष ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ देर तक प्रदेश प्रमुख के साथ बातें करने के बाद आकर्ष वापस अपने कक्ष में लौट गया और साधना करने बैठ गया। अब जब उसके पास पर्याप्त रूप से संसाधन आ चुके थे तो उसका सबसे पहला लक्ष्य था जल्द से जल्द अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करना। दूसरी तरफ मेहुल की नींद उड़ चुकी थी। जब से वह अपने पिता के साथ वापस लौटा था, वह गौर कर रहा था कि उसके पिता पहले की तरह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगले 1 से 2 दिन में उसे समझ में आ गया कि उसके पिता अब आकर्ष को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। अगर ऐसा ही चला तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब मेहुल सिर्फ एक सामान्य योद्धा के जैसा महत्वहीन हो जाएगा। मेहुल इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे अपना पहले वाला स्थान वापस चाहिए था। तो अपने कमरे में बैठकर वह योजना बनाने लगा कि आकर्ष को किस तरह से निशाना बना सकता और उसे सभी की नजरों में गिरा सकता है। तभी उसे कुछ याद आया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आकर्ष के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। वह कहां से आया है, इसका पता तो लगाना होगा।
एक बार अगर यह साबित कर दूं कि आकर्ष मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इसके लिए मुझे यह साबित करना होगा कि आकर्ष क्षेत्रपाल गौरव से संबंधित है, मेहुल ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने के लिए निकल गया। तुम यहाँ पर? कोई काम था क्या? अपने बेटे को देखकर प्रखर ने सवाल किया। पहले की तुलना में मेहुल का महत्व उसके लिए कम हो गया था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह मेहुल को पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाला था। मैं कुछ समय तक बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ किसी एल्डर को भेज सकते हैं? मेहुल ने कहा। तुम बाहर जाना चाहते हो? कहाँ पर? प्रखर ने सवाल किया। अभी कुछ सोचा नहीं है। यहां से निकलने के बाद देखूंगा कि मेरी किस्मत मुझे कहां लेकर जाती है। यहां पर अब आकर्ष आ चुका है। षड्यंत्र रचकर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे उससे आगे निकलने के लिए खुद पर काम करना होगा, मेहुल ने जवाब दिया। ऐसे किसी जवाब की उम्मीद प्रखर ने नहीं की थी, पर मन ही मन वह खुश भी था कि उसका बेटा सही रास्ते पर जा रहा है। उसने उसकी बात मान ली और एक एल्डर को उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ भेज दिया। मेहुल नव प्रदेश से निकलने के बाद अदितिगढ़ के लिए रवाना हो गया। प्रखर को एक बार के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि उसका शिष्य कहां पर जा रहा है। शायद वह इस मामले में दिलचस्पी लेना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह तो ऊर्जा मंत्र गोलियों के बारे में सोचकर ज्यादा खुश था। नव प्रदेश से बहुत दूर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, जहां पर चारों तरफ रंग बिरंगे पेड़ थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी योद्धा ने अपनी ताकत के साथ उस जगह की रचना की थी। यहाँ पर एक गुरुकुल का शासन चलता था। इस गुरुकुल का नाम था कनमणि गुरुकुल। यह महिलाओं का गुरुकुल था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और केंद्र में एक विशालकाय वृक्ष जिसका तना आसमान में बादलों के बीच छुपा हुआ था। यह पूरी जगह किसी स्वर्ग के जैसी थी। जगह जगह पर छोटे छोटे तालाब भी बने हुए थे और तालाबों के बीच में घर बने हुए थे। जहां एक सामान्य क्षेत्र घास से ढका रहता है, वही वह पूरा क्षेत्र फूलों से ढका हुआ था। ऐसे ही एक घर की छत पर इस समय एक महिला खड़ी हुई थी, जिसने हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे। इस महिला ने एक बहुत ही महीन कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, पर उन आंखों में ऐसी गहराई थी कि अगर कोई भी उनकी तरफ देखता तो उसमें खो जाता। महिला का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी सुंदरता साफ दिख रही थी। वह इतनी आकर्षक थी कि किसी भी पुरुष को अपनी तरफ मोहित कर सकती थी। यह महिला इस समय उस दिशा में देख रही थी जहां पर अदितिगढ़ शहर था। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी तो मैं उसे उसी दिन मार देती, महिला ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में अपने आप से कहा। यह तो अच्छा था कि आकर्ष इस समय यहाँ पर नहीं था। अगर वो यहाँ पर होता और इस युवती को देख लेता तो उसके चेहरे के छुपे होने के बावजूद उसे पहचान लेता। यह कोई और नहीं बल्कि वही युवती थी जिसने उसके साथ दिव्य क्षेत्र में समय बिताया था और फिर अचानक से गायब हो गई थी। आकर्ष को उसका नाम तक पता नहीं था। इस युवती का नाम था व्योमिका। यह कनमणि गुरुकुल की मुख्य शिष्याओं में से एक थी। यहाँ पर वह जिसकी बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। अदितिगढ़ से वापस आए हुए उसे 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन अदितिगढ़ में जो कुछ भी हुआ था व्योमिका उसे भूला नहीं पा रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही एक चेहरा आ जा रहा था। व्योमिका दीदी। ठीक इसी समय पर उसे एक अन्य महिला की आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज छोटे बच्चों के जैसी थी। आवाज आने के एक ही क्षण पश्चात एक छोटी लड़की वहां पर प्रकट हुई। मृणाल, तुम यहाँ पर? व्योमिका ने एक शांत स्वर में उस छोटी बच्ची से पूछा। दीदी, आपको क्या हुआ है? जब से आप वापस आई है तब से आप बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही है। अब तो आप मेरे साथ खेलती भी नहीं।
आपको पता है बुआ और बाकी सब कितनी परेशान है? उस छोटी बच्ची जिसका नाम मृणाल था, उसने व्योमिका से कहा। बुआ और बाकी सब परेशान है? क्यों? व्योमिका ने उलझन भरे स्वर में पूछा। वह आपको अगला वारिस बनाना चाहती है। फिर आपको ही गुरुकुल संभालना होगा। पर पता नहीं आपको क्या हुआ है। आप किसी काम में ध्यान ही नहीं दे रही है। बस इसीलिए बुआ और बाकी सब परेशान है, मृणाल नामक कुछ छोटी बच्ची ने जवाब दिया। मुझे वारिस बनाया जा रहा है। यह तुमसे किसने कहा? मृणाल, व्योमिका ने थोड़े गंभीर स्वर में सवाल किया। मैंने उन्हें बात करते सुना। पर आप मृणाल ने जवाब देने की कोशिश की, पर इससे पहले कि उसका जवाब पूरा हो पाता, व्योमिका उसके सामने से गायब हो चुकी थी। वह एक ऊर्जा की तरंग में बदलकर उस विशालकाय पेड़ के पास मौजूद एक बड़ी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने उस इमारत में प्रवेश किया, वहां पर हल्की घंटियों का शोर सुनाई देने लगा। ऊपर आ जाओ! अचानक से उस पूरी इमारत में एक स्वर सुनाई देने लगा। उस स्वर को सुनकर व्योमिका ने ऊपर की तरफ देखा और सीढ़ियों से होते हुए इमारत के ऊपर जाने लगी। जब वह सबसे आखिरी वाली मंजिल पर पहुंची तो वहां पर उसकी नजर सफेद रंग के कपड़े पहने एक सुंदर महिला की तरफ गई। यह महिला दिखने में 30 से 35 वर्ष की लग रही थी, मगर यह उसकी वास्तविक उम्र नहीं थी। उसकी वास्तविक उम्र बहुत ज्यादा थी। आओ यामी, कैसे आना हुआ? व्योमिका की मौजूदगी महसूस करके महिला ने अपनी आंखें खोली और आने का कारण पूछा। यामी व्योमिका का ही दूसरा नाम था, जो गुरुकुल के सिर्फ कुछ जाने माने अधिकारी ही ले सकते थे। जो व्योमिका के करीबी थे, वही उसे इस नाम से संबोधित करते थे। मैंने सुना कि आप मुझे वारिस बनाने का सोच रही है, व्योमिका ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, पर इस बारे में मैंने सभी को नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला? सामने बैठी महिला ने पहले व्योमिका के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल किया। बस पता चल गया। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि मैं वारिस नहीं बनना चाहती, व्योमिका ने जवाब दिया। दरअसल वारिस बनने के लिए ताकतवर और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ शुद्ध भी होना जरूरी था। गुरुकुल के नियमों के अनुसार जो महिला पुरुष के साथ संबंध बनाती थी उसे अशुद्ध माना जाता था। इस नियम के अनुसार व्योमिका भी अशुद्ध थी। दूसरे शब्दों में कहे तो वह वारिस बनने की योग्यता खो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि बाद में इस बारे में दूसरों को पता चले और इसको लेकर उसकी बुआ या फिर किसी और उच्च अधिकारी को निशाना बनाया जाए। बस इसीलिए उसने मना किया। पर सामने बैठी उस महिला को इस बारे में पता नहीं था, तो उसने आश्चर्य और उलझन से भरे स्वर में पूछा। यह तुम कैसी बातें कर रही हो यामी? तुम मेरी छोटी बहन की शिष्या हो, मेरी भी बेटी के जैसी हो। बचपन से तुम्हारा एक ही सपना था कि इस गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख बनो और इस गुरुकुल को नई ऊंचाइयों ऊपर लेकर जाओ। पर बीते कुछ दिनों में मैं देख रही हूं कि तुम्हारा व्यवहार बहुत बदल चुका है। आज तुम कह रही हो कि तुम्हें वारिस भी नहीं बनना। तुम्हारे साथ चल क्या रहा है यामी? सब ठीक तो है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उस महिला के यह सवाल सुनकर यामी यानी कि व्योमिका चुप हो गई। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि अब इस स्थिति में जवाब क्या दे। वो यह कैसे बता सकती थी कि गुरुकुल के उस खोए हुए अस्त्र को हासिल करने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और अब वह गुरुकुल की नजरों में अयोग्य थी। यामी को इतना चुप देखकर सामने बैठी महिला के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। यामी उसकी बेटी के जैसी थी। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही वह साफ बता सकती थी कि यामी को कोई चीज परेशान कर रही है। यामी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। देखो, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें इस तरह से परेशान देखना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं भी चिंतित हूं। अगर कोई समस्या है तो हम मिलकर समाधान निकालेंगे।
बस मेरे साथ समस्या साझा तो करो, सामने बैठी महिला ने इस बार बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, ताकि यामी कुछ भी बताने में और असहज महसूस ना करें। पर क्या यह सब कुछ इतना आसान था? क्या यामी इतनी सहज हो सकती थी कि अपनी परेशानी सामने बैठी महिला के साथ साझा करें? हर्ष को मारने की योजना व्योमिका का सामने बैठी महिला से एक खास रिश्ता था। सभी की नजरों में तो व्योमिका एक अनाथ लड़की थी, जिसको गुरुकुल की एक महिला के द्वारा गोद लिया गया था, और उस महिला को व्योमिका के सामने बैठी महिला अपनी बहन कहती थी। पर सच्चाई सिर्फ सामने बैठी महिला को पता थी। सिर्फ वह जानती थी कि यामी से उसका सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं है, बल्कि खून का रिश्ता भी है। यामी उसकी सगी बहन की बेटी थी। दरअसल यामी के सामने बैठी वो महिला इस गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख थी, जिसका नाम था कावेरी। उसकी जो बड़ी बहन थी, वह जब गुरुकुल से बाहर थी, उस दौरान वह एक गलत इंसान के चंगुल में फंस गई, और उस इंसान की बदौलत कावेरी की बड़ी बहन गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अपनी संतान के कारण वह ऐसा कर नहीं पाई। जब उसने यामी को जन्म दिया, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपनी छोटी बहन कावेरी को सौंप दी और खुद का जीवन समाप्त कर दिया। कावेरी को पता था कि अगर वह यामी को इतनी छोटी उम्र में गुरुकुल में लेकर आएगी तो गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को शक हो जाएगा। तो उसने गुरुकुल के बाहर ही उसका लालन पालन किया। जब यामी थोड़ी बड़ी हुई और उसे शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ी, तब कावेरी ने बड़ी ही चालाकी से गुरुकुल की एक अन्य महिला को यामी की जिम्मेदारी सौंप दी। उस महिला ने कावेरी की मदद की और यामी को अपने साथ गुरुकुल में ले आई। इस तरह गुरुकुल में किसी को भी पता नहीं चला कि कावेरी असल में यामी की सगी मौसी है। खुद यामी को भी इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए तो वह कावेरी को बुआ कहती थी। कावेरी ने हमेशा यामी को अपनी बेटी की तरह पाला। शुरुआत में तो गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को थोड़ा शक हुआ, पर जब उन्होंने यामी के बारे में सब कुछ पता लगाया तो उन्हें पता चला कि यामी बचपन से ही अनाथ थी। इस तरह गुरुकुल के सभी उच्च अधिकारियों के लिए यामी शक के घेरे से बाहर आ गई। चुप क्यों हो यामी? क्या मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? कावेरी ने ममता से भरे स्वर में पूछा। यामी इस बार चुप नहीं रह पाई, पर उसकी बोलने की भी हिम्मत आसानी से नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से उसने शब्दों को कावेरी के सामने रखा। मैं अब पवित्र नहीं हूं, यामी ने कहा। क्या? कावेरी ने जब यह सुना तो उसके गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। किसने किया? कौन है वह जिसने तुम्हारी यह हालत की? मुझे बताओ। मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लूंगी, कावेरी ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। दरअसल उसे लग रहा था कि यामी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि अदितिगढ़ में हुआ क्या था। आप गलत समझ रही हैं। कावेरी को इतना गुस्से में देख यामी ने उसे समझाने की कोशिश की। इसके बाद उसने सब कुछ विस्तार से बताया कि अदितिगढ़ में हुआ क्या था। तो ये सब गुरुकुल की वजह से हुआ। माफ करना, अगर मैं तुम्हें अस्त्र की जिम्मेदारी नहीं देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी कहानी सुनने के बाद कावेरी को पछतावा होने लगा। वह महिला थी तो आसानी से समझ सकती थी कि यामी पर इस समय क्या बीत रही होगी। कौन है वो? भले ही यह सब कुछ गलती से हुआ हो, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, कावेरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं नहीं जानती, कावेरी का गंभीर स्वर सुनकर यामी ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। यामी का यह जवाब सुनकर कावेरी के चेहरे पर हल्का आश्चर्य का भाव आ गया। तुम नहीं जानती? यामी, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे स्वभाव के साथ साथ तुम्हारे अंतर्मन से भी परिचित हूं। जब जब तुम किसी बात को छुपाती हो या झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें झुक जाती है। इस समय भी तुम्हारी आंखें झुकी हुई है, यानी कि तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में पता है। मैं जानती हूं कि तुम इस मामले में उसे दोषी नहीं मानती, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने तुम्हारे साथ सही नहीं किया।
गुरुकुल के नियमों के अनुसार मुझे उसे सजा देनी होगी, तो मुझे बताओ कि वह कौन है और कहाँ पर रहता है, कावेरी ने पूछा। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैंने कहा। ना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, यामी ने अपना पहले वाला जवाब दोहराया। यह पता चलते ही कि कावेरी आकर्ष को सजा दे सकती है। पता नहीं उसके मन में क्या आया था, वह उसकी फिक्र करने लगी थी। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूं? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। कावेरी यामी के चेहरे पर फिक्र साफ देख पा रही थी, तो उसने शक करते हुए सवाल किया। यामी के लिए प्रेम भाव पूरी तरह से अपरिचित था। इस कारण जब उसने कावेरी से सुना कि वह उस लड़के को पसंद करने लगी है, तो उसे समझ में नहीं आया कि पसंद करना होता क्या है। यह सवाल बार बार उसके मन में घूमने लगा। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर इस समय वह लड़का उसके सामने होता और कावेरी उसे खत्म करने की कोशिश करती, तो वह बीच में आकर उस लड़के को बचाती, चाहे फिर इसके लिए उसे अपनी खुद की जान भी क्यों ना देनी पड़े। अब यह तो उसे भी पता नहीं था कि यह उस लड़के के लिए फिक्र थी या कुछ और। कावेरी भाव पढ़ने में माहिर थी। जब उसने देखा कि यामी के चेहरे पर उलझन है, तो उसे समझ में आ गया कि उस बेचारी को अभी तक पता ही नहीं है कि वह उस लड़के के लिए क्या महसूस करती है। कावेरी की बड़ी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद कावेरी को पुरुषों से नफरत हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी यामी के साथ भी वह सब कुछ हो जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। यामी उसके कलेजे की कोर थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो कावेरी के लिए खुद को जिंदा रख पाना मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सवाल तुम्हें परेशान कर सकता है, तो मैं यह सवाल नहीं करूंगी। तुम जाओ और अपनी साधना पर ध्यान दो, कावेरी ने फिर से ममता से भरे स्वर में यामी से कहा। उसका यह स्वर इतना विश्वसनीय था कि यामी कोई शक नहीं कर पाई। उसने बस कावेरी को प्रणाम किया और वहां से चली गई। जैसे ही यामी ने इमारत के बाहर अपना कदम रखा, कावेरी के चेहरे पर से ममता का भाव गायब हो गया और उसकी जगह कठोरता व कर्कशता ने ले ली। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे चलते हुए नव प्रदेश की तरफ देखने लगी। अदितिगढ़ शहर नवलोक साम्राज्य में है, जो राजा विराट के अधीन है। लगता है उस व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए अब राजा विराट से ही संपर्क करना होगा। वह जो कोई भी है, उसे मैं अपनी यामी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। कावेरी ने कर्कश निगाहों से अदितिगढ़ शहर की तरफ देखते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। इधर दूर अदितिगढ़ शहर में मगर सेना के कमांडर संजय के शिविर में आज दो मेहमान आए हुए थे। यह कोई और नहीं बल्कि मेहुल और वह एल्डर था जिसको प्रखर ने उसके साथ भेजा था। दोनों यहाँ पर आकर्ष के बारे में पता करने आए थे। मेहुल को लग रहा था कि आकर्ष क्षेत्रपाल गौरव के साथ मिला हो सकता है, लेकिन संजय से उसे जो जानकारी मिली उसे सुनकर तो वह दंग रह गया। तो तुम कह रहे हो कि आकर्ष नाम का यह योद्धा लगभग 2 साल पहले देवतल में आया था और आते ही उसने तुम्हारे कई शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया था, और अभी भी उसका ऊर्जा स्तर रक्त आरंभ मंडल में ही है? मेहुल ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। इस समय वह जो पूछ रहा था, उस पर उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि देवतल में आने वाला एक योद्धा बिना रक्त आरंभ मंडल में प्रवेश किए हुए भी इतना ज्यादा शक्तिशाली हो? जी, सिर्फ इतना ही नहीं। जब आकर्ष यहाँ पर था तो क्षेत्रपाल महोदय उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे। मुझे लगता है कि उनकी नजर भी आकर्ष की उन विशेष तकनीकों पर थी, संजय ने जवाब दिया। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। तब तक इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, मेहुल ने कहा। इसके बाद वह उस एल्डर के साथ वहां से गायब हुआ और सीधा नव प्रदेश के लिए रवाना हो गया। नव प्रदेश पहुंचकर उसने सबसे पहले प्रखर को इस बारे में सूचित किया। अब प्रखर का तो स्वभाव ही लालची था। वह शांत कैसे बैठा रहता?
मेहुल के साथ उसने खुद अदितिगढ़ जाने का फैसला किया। जब उसने संजय से मुलाकात की तो उसे समझ में आ गया कि आकर्ष एक हत्यारा है जिसको क्षेत्रपाल गौरव ने उससे बदला लेने के लिए प्रदेश भेजा है। अपने काम की जानकारी लेने के बाद उसने संजय और उसके शिविर में मौजूद प्रत्येक सैनिक को मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पूरी मगर सेना का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो मेहुल के साथ वापस नव प्रदेश के लिए रवाना हो गया। आप क्षेत्रपाल महोदय से नहीं मिलेंगे? वह आपका पुराना दोस्त है, उससे कुछ हिसाब तो बराबर करना बनता है, मेहुल ने अपने पिता प्रखर से पूछा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम प्रदेश पहुंचकर आकर्ष के बारे में पता लगाएंगे। अगर वह सच में हत्यारा है तब पहले उसे खत्म करेंगे और उसके बाद इस गौरव को ठिकाने लगाएंगे, प्रखर ने जवाब दिया। मेरे विचार से हमें आकर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। भले ही वह दुश्मन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। गौरव ने उसे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा तो निश्चित रूप से उसके पास विलक्षण क्षमता होगी। अगर प्रदेश प्रमुख को इस बारे में पता चला तो वह आकर्ष को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्हें कुछ पता चलने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। पर हम उसे प्रदेश में खत्म कर नहीं सकते। हमें उसे बाहर लाना होगा ताकि प्रदेश प्रमुख भी उसकी मदद ना कर पाए। इसके अलावा मुकाबले का समय करीब आने से पहले हमें अपना यह काम पूरा करना होगा, क्योंकि एक बार अगर वो नवलोक साम्राज्य पहुंच गया तो राजा विराट की मदद हासिल कर लेगा। राजा विराट शायद उसकी प्रतिभा के कारण उसकी मदद ना करें, लेकिन उसकी तकनीक के लिए तो मदद करने के लिए जरूर मान जाएंगे। मेहुल ने अपने पिता प्रखर को भड़काने की कोशिश की। अपने बेटे की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर प्रखर के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। तुम चिंता मत करो, प्रदेश पहुंचने के बाद मैं इस पर काम करना शुरू कर दूंगा कि आकर्ष को किस तरह से प्रदेश से बाहर ले जाया जा सकता है। गौरव को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका जो हथियार है वह अभी इतना तीव्र नहीं हुआ है कि मुझे मार सके, प्रखर ने जवाब दिया। इधर अदितिगढ़ शहर में मगर सेना वाली दुर्घटना ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया था। क्षेत्रपाल महोदय गौरव इस समय अपने सिंहासन पर चिंतित अवस्था में बैठे थे। उनके सामने मत्स्य सेना के कमांडर राजवर्धन खड़े हुए थे, जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। संजय ने पक्का किसी शक्तिशाली योद्धा से दुश्मनी की होगी। वह योद्धा जरूर मंत्रमंडल में होगा, तभी तो संजय मदद के लिए हमें बुला नहीं पाया, कमांडर राजवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा। इस समय सवाल यह नहीं है कि संजय के साथ क्या हुआ था। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों और यह सब किया किसने। क्षेत्रपाल महोदय ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। मैंने पता किया है। हादसे से कुछ दिन पहले दो लोग संजय से मिलने उसके शिविर में आए थे। ठीक इसी समय पर एक और व्यक्ति की आवाज उन दोनों को सुनाई दी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देवभुजंग सेना का कमांडर था। कुछ पता चला कि यह दो लोग कौन थे? क्षेत्रपाल महोदय ने पूछा। अब की बार कमांडर की तरफ से जवाब नहीं आया, बल्कि वह राजवर्धन की तरफ देखने लगा। क्षेत्रपाल महोदय को तुरंत समझ में आ गया कि वह कमांडर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने राजवर्धन को वहां से जाने का इशारा किया। राजवर्धन ने कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद कमांडर ने बताना शुरू किया। दोनों में से एक तो प्रदेश प्रमुख के महल का माध्यमिक एल्डर था और दूसरा व्यक्ति था मेहुल। दोनों ही वरिष्ठ एल्डर प्रखर से जुड़े हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो संजय को इसलिए मारा गया होगा क्योंकि उसके पास कोई खास जानकारी थी। यह सुनकर क्षेत्रपाल महोदय के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सोचने की कोशिश करने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके लिए प्रखर अपने साथियों से संजय को खत्म करवाए। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। आकर्ष, पक्का संजय ने आकर्ष को लेकर मुंह खोला होगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तब तो प्रखर को पता चल चुका होगा कि आकर्ष को आपने भेजा है।
पर एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर सच में उसे इस बारे में पता चल चुका था तो वह आपसे बदला लेने के लिए क्यों नहीं आया? देवभुजंग सेना के कमांडर ने पूछा। प्रखर लालची इंसान है। अगर उसे यह पता चला है कि आकर्ष को मैंने भेजा है तो उसे यह भी पता चल गया होगा कि आकर्ष के पास विशेष तकनीकें हैं। अब उसकी नजर आकर्ष की उन तकनीकों पर होगी। मुझे तो वह कभी भी खत्म कर सकता है। पर उसे चिंता इस बात की है कि अगर उसने आकर्ष को ज्यादा समय तक जिंदा रहने दिया तो वह उसके लिए खतरा बन सकता है। तो वो पहले आकर्ष से निपटने की कोशिश करेगा। आखिरकार वह प्रदेश प्रमुख के नाक के नीचे तो आकर्ष को मार नहीं सकता। वह उसे कहीं और ले जाकर मारने की कोशिश करेगा और इसके लिए योजना बनानी जरूरी है। एक बार आकर्ष की तकनीकें हासिल हो गई तो उसकी ताकत अपने आप इतनी बढ़ जाएगी कि उसे प्रदेश प्रमुख से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और तब वह बिना किसी चिंता के मुझे भी मार सकता है। क्षेत्रपाल महोदय गौरव ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। इस बारे में सोचकर अब उन्हें भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो यह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से आकर्ष आसान शिकार बन जाए। इतना तो उन्हें भी पता था कि आकर्ष के पास प्रतिभा थी और एक दिन वह शक्तिशाली बनकर प्रखर को मार सकता था। लेकिन अभी उस दिन को आने में बहुत लंबा समय पड़ा था। तो वह बस मन ही मन यह उम्मीद कर सकते थे कि आकर्ष अपने आप को किसी तरह से बचा ले। तो अब हम क्या करें? हम आकर्ष को इस तरह से मरने तो नहीं दे सकते, देवभुजंग सेना के कमांडर ने कहा। हमारे पास जितने भी सूचना संचारित करने वाले देव अभिलेख हैं, उन्हें लेकर आइए। कुछ देर तक सोचने के बाद क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह ज्यादा से ज्यादा बस आकर्ष को सूचित कर सकते थे। आगे सब कुछ आकर्ष के ऊपर निर्भर करता था कि वह इस मुसीबत से किस प्रकार बचेगा। इस समय पर आकर्ष को कोई भी अंदाजा नहीं था कि प्रखर को उसके बारे में पता चल चुका है। उसका पूरा ध्यान तो अपनी साधना पर था। दिन पर दिन बीत रहे थे। जब जब आकर्ष को ऐसा लग रहा था कि अब उसके ऊर्जा स्तर बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, वह आत्मशुद्धि गोलियों का सेवन कर ले रहा था। इस प्रकार गुजरते समय के साथ उसका ऊर्जा स्तर भी लगातार अगले स्तर की तरफ बढ़ रहा था। इस समय पर उसका साधना से उठने का कोई भी विचार नहीं था, जबकि बाहर कुछ लोग बड़ी ही बेसब्री से उसके साधना से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह 4 महीने बीत गए। आखिर यह कर क्या रहा है? इतने लंबे समय तक इसके जैसा योद्धा साधना कैसे कर सकता है? वह सिर्फ रक्त आरंभ मंडल में है। इतने निचले स्तर का योद्धा, क्या उसका ऊर्जा स्तर किसी एक स्तर में अटकता नहीं है? मेहुल के लिए अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वह जल्द से जल्द आकर्ष को खत्म हुआ देखना चाहता था। जितना जल्दी आकर्ष मरने वाला था, उतनी ही जल्दी उसकी तकनीकें उसे हासिल होने वाली थी और फिर वह भी मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर सकता था। पर उसकी फूटी किस्मत। आकर्ष साधना में इस तरह से खो चुका था कि कुछ भी पता नहीं था कि वह कितने समय बाद साधना से बाहर आएगा। इसी तरह कुछ और महीने बीत गए। बूम बूम बूम। आज आकर्ष के कमरे से ऊर्जा के विस्फोट सुनाई देने लगे। कुछ ऊर्जा तरंगे उसके कमरे से बाहर जाने लगी। यह शोर ज्यादा नहीं था, लेकिन मेहुल जैसा व्यक्ति जो उसी के इंतजार में बैठा था, उसे तुरंत यह शोर सुनाई दे गया था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। देर से सही, मगर कम से कम यह साधना से तो बाहर आने वाला है, मेहुल ने एक उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। इधर आकर्ष के कमरे में ऊर्जा की कई सारी तरंगे दीवारों से टकरा रही थी और कुछ तो दीवार के बाहर निकल जा रही थी। आकर्ष का शरीर इस समय हवा में उड़ रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ काफी बड़ी मात्रा में तलवारें घूम रही थी। उसके सिर के ठीक ऊपर इस समय एक तलवार सीधी खड़ी थी और यह तलवार कोई और नहीं बल्कि वही तलवार थी जो वरिष्ठ विक्रांत के द्वारा उसे दी गई थी। कुछ देर तक तो यह प्रक्रिया चलती रही।
फिर अचानक से सब कुछ शांत होने लगा। सारी तलवारें एक एक करके गायब होने लगी और ऊर्जा तरंगे वापस उसके शरीर की तरफ लौटने लगी। जब सब कुछ शांत हो गया, तब जाकर आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। आखिरकार ऊर्जा स्तर में और वृद्धि हुई। गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा, इस बार की साधना ने उसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया था। जो गोलियों से दी गई थी उनके साथ उसने एक नहीं बल्कि 2 स्तरों की वृद्धि की थी। वह अब ज्योतिर्बीज मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। पता नहीं इस बार मैंने कितने लंबे समय तक साधना की है। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। वैसे अगर ज्यादा समय हुआ होता तो प्रदेश प्रमुख जरूर मुझे साधना से उठाते, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर की रोशनी ने एक बार के लिए तो उसकी आंखें बंद कर दी। 2 से 3 पल का समय लेने के बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने किसी की कर्कशता से भरी निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया। अपने आप उसकी नजर उस विशालकाय गड्ढे के किनारे पर चली गई। वहां पर इस समय एक व्यक्ति खड़ा था जो कर्कश निगाहों के साथ उसे घूर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि मेहुल था। आकर्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसे नजरअंदाज किया और उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। यह देखकर मेहुल का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा, लेकिन वह जानता था कि अभी के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही आकर्ष गड्ढे से बाहर निकला उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आकर्ष इस आवाज को आकर्ष अच्छे से पहचानता था। यह चिराग की आवाज थी। जब उसने पलटकर नीचे की तरफ देखा तो पाया कि सबसे नीचे जो तीसरा कमरा था उसके आगे चिराग खड़ा था। लगता है जब मैं साधना में था तब चिराग अच्छी खासी प्रगति कर रहा था। जब पिछली बार साधना करने बैठा था तब चिराग ऊपर वाले कमरों में था, पर इतनी जल्दी उसने तीसरे कमरे पर नियंत्रण कर लिया। आकर्ष ने अपने आप से कहा। इधर आकर्ष को आवाज लगाने के बाद चिराग भी ऊपर उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में आकर्ष के पास आ गया। आकर्ष उसके शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर पा रहा था। पहले की तुलना में उसकी आभा थोड़ी तीव्र हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई थी। लगता है तुम्हारे ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई है। सच कहूं तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी तीसरे कमरे पर नियंत्रण कर लोगे, आकर्ष ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चिराग से कहा। उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि तुम इतने लंबे समय तक साधना करते रहोगे, चिराग ने भी वापस एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हुए कहा। इससे याद आया, क्या तुम्हें पता है कि इस बार मेरी साधना कितने लंबे समय तक चली, आकर्ष ने पूछा। इस बारे में मुझे कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं साधना से बाहर आया था। हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। अब तुमने कितने लंबे तक समय तक साधना की है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, चिराग ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। 1.5 साल का समय हो चुका है, यह सुनकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर चिराग का कहना सही था तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने सिर्फ 1 साल के भीतर 2 स्तरों की वृद्धि की थी। यह कुछ ज्यादा तेज नहीं था। उदाहरण के तौर पर क्षेत्रपाल महोदय गौरव, उन्हें देवतल में आए हुए कई हजारों साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह ज्योतिर्बीज मंडल को भी पूरी तरह से पार नहीं कर पाए थे और आकर्ष ने सिर्फ 2 से 2.5 साल के समय में ही पूरा रक्त आरंभ मंडल पार करके ज्योतिर्बीज मंडल के भी तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। वैसे अभी तुमने क्या सोचा है? अभी तुम साधना से बाहर आए हो तो मुझे नहीं लगता कि वापस इतनी जल्दी साधना करने बैठोगे, चिराग ने पूछा। सोच रहा हूं थोड़ा शहर घूम लूं। बाहर की ताजी हवा मन को भी थोड़ी शांति देगी, आकर्ष ने जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलता हूं।
इसी बहाने मुझे भी शहर देखने का अवसर मिल जाएगा, चिराग ने हंसते हुए कहा।